हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डाकिनी साधना पर कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले जानते हैं आखिर डाकिनियाँ होती क्या हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती हैं। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी माता काली की प्रचंड उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहीं पर माता काली के उग्र रूप को ही डाकिनी की संज्ञा दी गई है। डाकिनी का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी किया गया है। बौद्ध मत में इन्हीं डाकिनी को वज्रयान में बुद्ध की शक्ति स्त्री शक्ति के रूप में दिखाया गया है। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत सी डाकिनी एक ही नाम की भी हैं। बौद्ध में डाकिनी महिला रूप में ऊर्जावान प्राणी है जो अंतरिक्ष में ऊर्जा की गति को दर्शाती है। ये सभी घटनाओं की असरता जो एक ही समय में सभी संभावित अभिव्यक्तियों के लिए शुद्ध क्षमता है। वैसे एक डाकिनी कई सारी चुड़ैल, प्रेतनी और पिशाचनी से काफ़ी शक्तिशाली होती है। डाकिनी का प्रयोग मारण, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण करने के लिए इनकी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। 10 महाविद्या में माँ छिन्नमस्ता का रक्तपान करते हुए भी डाकिनी को बताया गया है। बाकी की जानकारी आगे कहानी में बताई गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी कई 100 सालों पहले की है, जब भारत में राजतंत्र हुआ करता था। भारत में ही उत्तरी भाग के पहाड़ी में स्थित एक मशहूर राज्य था जो हिंद कुश के पास स्थित था। उस राज्य की सीमा से ही दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती थी। वो राज्य काफ़ी समृद्ध था। उसी राज्य में एक दिन रात के 10 बजे घोर अंधेरी काली अमावस्या की रात ने चारों तरफ शांति फैला रखी थी। लेकिन शमशान के अंदर 2 आदमी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कोई साधना में लीन थे। आसपास के माहौल में मंत्र उच्चारण की ध्वनि भी गूंज रही थी। उनके आसपास कई सारी सामग्री ज़मीन पर रखी हुई थी। थोड़े से शमशान की राख, मांस, एक प्याले में शराब आदि रखी हुई थी। साथ ही एक खोपड़ी को गोल घेरे में रखा था। 2 आदमी में से एक की वेशभूषा से तांत्रिक प्रतीत हो रहा था और दूसरे की वेशभूषा से कोई साधारण इंसान, जिसे इंसान ने अपने तन पर काले रंग के वस्त्र डाल रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी। चेहरे की चमक को देखने में ऐसा असाधारण आदमी लग रहा था। खैर, वो इस वक्त ध्यान में लीन था, पर उसके सामने बैठे तांत्रिक से मंत्र बड़बड़ाते हुए कुछ राई के दाने खोपड़ी पर मारे ही थे। तभी उस खोपड़ी के अंदर से धीरे धीरे धुआं उठने लगता है। साथ ही अब हवा के बहने की गति भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। अचानक से उस खोपड़ी में तेज़ी से दरार आनी शुरू हो गई। खोपड़ी के टूटने की आवाज़ उस आदमी के कानों में गई तो उसकी आंखें खुल गई। तभी उसने देखा कि उस खोपड़ी से काला धुआं बाहर आ रहा है और वो भारी मात्रा में निकलने लगा। देखते ही देखते वो धुआं पूरे शमशान घाट में पसर चुका था। इस कारण कुछ देख पाना भी मुश्किल था। तभी वो आदमी तांत्रिक से घबराहट भरी आवाज़ में बोल पड़ा, बाबा, आखिर ये काला धुआं क्यों फैल रहा है? वो तांत्रिक गुस्से में बोला, चुपचाप रहो अभी। काले धुएं के कारण अब उस आदमी को तांत्रिक भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो देखने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने वो धुआं एक अजीब सा आकार लेने लग जाता है। कुछ ही पल में एक भयानक सी दिखने वाली औरत आकार में बड़ी होकर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उतने में वो आदमी कुछ कर पाता तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, उठ जाइए महाराज, सुबह का वक्त हो गया है, बाहर कोई आया हुआ है। काफ़ी गहरी नींद में सो रहे राजा की नींद टूट जाती है। उसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। जब उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक उसकी पत्नी रानी कुंतला खड़ी थी। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल होगी। देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर नयन नक्श और उभरे हुए वक्षस्थल, जिसे राजा एकटक ही देखे जा रहे थे। तभी कुंतला बोली, क्या हुआ आपको? यूँ सुबह सुबह कहाँ खो गए? कक्ष के बाहर कोई आया है,
जाकर देखिए ना, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है कोई। कहीं नहीं महारानी, राजा दुष्यंत ने कहा। इसके बाद राजा दुष्यंत उठकर अपने कमरे से सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ चल दिए। दरवाजे पर दस्तक दे रहा शख्स काफ़ी देर से बाहर इंतज़ार कर रहा था। जब राजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर खड़ा था। देखने में उस आदमी की दाढ़ी मूछ हल्की हल्की सफ़ेद हो चुकी थी। वो इस राज्य का महामंत्री था। राजा दुष्यंत ने उसे इस वक्त देखकर बोला, क्या हुआ महामंत्री, इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने खड़े महामंत्री ने जवाब दिया, महाराज, सुबह सुबह दरबार में किसी राज्य का दूत आया है, कह रहा है महाराज के लिए संदेश लेकर आया है। राजा ये खबर सुनकर तुरंत बोले, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतने में महामंत्री वहाँ से प्रस्थान कर गए। राजा जल्दी से तैयार होकर दरबार की तरफ चल दिए। दरबार में कई सारे लोग उपस्थित थे। उन्हीं के पास में बैठा दूसरे देश का राजपूत था। जब राजा दरबार में आए तो वहाँ उपस्थित सभी लोग राजा को अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। राजा की नज़र उसी दूत पर टिकी हुई थी। तभी राजा ने सबको बैठने का इशारा किया और दूत से कहा, बताओ दूत, तुम किस देश से आए हो और यहाँ आने का खास कारण बताओ। तभी दूत खड़ा होकर राजा को अभिवादन करते हुए बोला, राजन, मैं रोमन साम्राज्य से आया हूँ। मेरे राजा तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा करना चाहते हैं तुम्हारे राजा? राजा ने कहा। तभी दूत ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे राज्य से कुछ बच्चे और कुछ महिला गुलाम में चाहिए। अगर हमारे राजा प्रसन्न हुए तो तुम्हारे राज्य में धन की बरसात कर देंगे। ये सुनकर राजा बौखला कर खड़े हो गए और बोले, अपनी बकवास बंद कर। तूने इस दरबार में खड़े होकर जो बोला है उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तभी राजा ने गुस्से से सैनिक से बोला, सैनिकों, मारो इसे। तभी पास खड़े महामंत्री बोले, महाराज शांत हो जाइए, नीति के अनुसार दूत को दंड देना उचित नहीं है। दूत बोला, अब उचित अनुचित का कोई लाभ नहीं, अब सीधा फैसला होगा। अगर अभी इसी वक्त 100 गुलाम नहीं मिले तो हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर राजा का माथा पिनक उठा और उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वो दूत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। तभी उसने अपने पास में रखा संकेत यंत्र को बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक गई। अब राजा उसके गर्दन पर तलवार रखकर बोले, तू और तेरे राजा दोनों युद्ध के लिए आ जाओ। दोनों को ऐसा दंड दूंगा जिससे औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना भूल जाओगे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद दूत बोला, लगता है इस मूर्ख राजा को हमारे सेना के बारे में कुछ नहीं पता। इसे ये भी नहीं पता होगा कि कितनी बड़ी सेना है रोमन साम्राज्य की। राजा ने कहा, चाहे कितनी बड़ी भी सेना क्यों ना हो, मेरे होते हुए इस राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दूत ने तुरंत कहा, राजन, हमारे राजा युद्ध के लिए आए तो तेरे महल की शान यानी रानी को अपनी दासी बनाकर ले जाएंगे। ये सुनकर राजा ने क्रोध में आकर दूत की गर्दन काटने ही वाला था। तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने इस आवाज़ पर ध्यान दिया। तभी एक सैनिक तेज़ी से भागते हुए राजा के पास आकर बोला, महाराज, आक्रमण हो गया है हमारे ऊपर। दूसरे देश की सेना ने हमारा सुरक्षा द्वार बड़े आराम से तोड़ दिया। ये सुनकर राजा अत्यंत हैरान हो गए। तभी वो दूत ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, राजन, तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। ये सब इसी का परिणाम है। अब जल्दी फैसला करो मूर्ख राजन, गुलाम दो या युद्ध करो। राजा ने फिर गुस्से से कहा, नहीं दूंगा गुलाम। इसके बाद दूत ने बाहर की तरफ इशारा किया और कहा, ज़रा एक बार बाहर का नज़ारा भी देख लो राजन। इतने दूर से नगर के अंदर का आधे से ज़्यादा भाग आराम से दिखाई दे रहा था। बाहर दूसरे देश के कई सारे सेना ने लोगों पर हमला कर दिया था। वो बच्चों और औरतों को ज़बरदस्ती उठकर अपने साथ ले जा रहे थे। उनसे लड़ रहे राजा की सैनिक काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी सारी सेना को लड़ने के लिए बाहर भेज दिया, पर वो सारी की सारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसलिए कुछ ही पलों में राजा सारी सेना परास्त हो जाती है। राजा प्रतिशोध के लिए दूत को मारने ही वाला था। तभी दरबार के अंदर 4 लोग मुंह ढके हुए आए और दूत को राजा के हाथों से छुड़ा लिया और राजा के गर्दन पर तलवार रखकर खड़े हो गए। राजा पूरी तरह से खुद को बेबस महसूस कर रहा था। सैनिक भी उसकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। तभी वो दूत राजा से बोला, राजन, हमने केवल कुछ ही गुलाम मांगे थे, दे देते तो क्या जाता। तुम्हें युद्ध भी नहीं करना पड़ता और हमारे राजा भी तुमसे खुश हो जाते।
पर अब तुम्हारे पास केवल 5 दिन का समय है। बचा सको बचा लो अपने गुलाम हुए प्रजा को, वरना 5 दिन बाद हमारे राजा बड़ी संख्या में सैनिक के साथ आकर हमला करेंगे और तुम्हें गुलाम बनाएंगे और तुम्हारी रानी को अपनी दासी। इतना कहकर वो दूत उन सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। देखते ही देखते बाहर से भी कुछ लोगों को ही उठाकर ले गए थे। बाकी कई लोग गांव में थे, लेकिन सब के सब घायल हो चुके थे। राजा खुद को इस वक्त काफ़ी कमज़ोर और निहत्था महसूस कर रहा था। दरबार में मौजूद सभी लोग भी घबराए हुए थे, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका राज्य गुलाम बनने वाला है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर रानी को जब ये खबर पता चली, तब रानी तेज़ी के साथ दौड़ती हुई आई और राजा को चुपचाप उदास बैठे हुए देखकर बोली, क्या हुआ महाराज? आखिर ये राज्य में क्या हुआ? क्या कोई आक्रमण हुआ है क्या? कोई घुसपैठिया घुस आया है क्या? इतने सारे सवालों को सुनने के बाद भी राजा बिल्कुल मौन रहे। रानी ने दरबार में सबकी ओर नज़रें फेरी तो देखा सभी अपना मुंह लटकाए हुए बैठे थे। रानी को कुछ समझ नहीं आया। रानी गुस्से से बोली, कोई बताएगा आखिर क्या हुआ है? महामंत्री की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ है महामंत्री? पर महामंत्री ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी कोई कुछ कहता उससे पहले राजा ने कहा, हमारा देश गुलाम होने वाला है। साथ ही साथ हमारे राज्य पर दूसरे देश के राजा ने युद्ध करने की चुनौती दी। तब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, रानी ने कहा। राजा बोला, लेकिन इतने कम समय में युद्ध की तैयारी कैसे हो पाएगी? और हमारे सैनिक भी घायल हो चुके हैं। लगता है अब हमें पड़ोसी राज्य से मदद मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद राजा ने अपने संदेशवाहक को आस पड़ोस के राज्य में भेज दिया, ताकि युद्ध में उनको सहायता मिल सके। इधर शाम के वक्त जब संदेशवाहक लौटकर राजमहल आया, तो राजा तुरंत बेचैनी के साथ आकर पूछे, क्या हुआ? कुछ बात बनी? कितने देश हमारी मदद करेंगे? संदेशवाहक चुपचाप खड़ा था। राजा समझ गया कि इस हालत में कोई भी राज्य मदद नहीं करेगा। इसके बाद राजा निराश होकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। पास में खड़े महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा। हमें एक बार राजगुरु से बात करनी चाहिए। राजा ने कोई चारा न देखते हुए हामी भर दी। रात के वक्त राजा अपने कक्ष में बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। पास में ही उनका 14 साल का बच्चा खेल रहा था। राजा की आंखें उसे देखकर नम हुए जा रही थी। रानी ये चीज़ पहले ही भाप चुकी थी, इसीलिए वो राजा के करीब आकर बोली, महाराज आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। इतना कहकर रानी राजा के सीने से लिपट गई। साथ ही राजा अपने बच्चे को प्यार से सहला रहे थे। युद्ध में हारने के बाद बच्चे को गुलाम बना लिया जाएगा, फिर वो अपने पिता से मिल भी पाएगा या नहीं। कुछ देर बाद राजा ने अपनी हिम्मत बांधी। आखिर कुछ भी हो जाए, पर युद्ध तो जीत कर ही रहेगा वो, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना क्यों ना पड़े। रात के 10 बजे दरबार में केवल राजा, महामंत्री और राजगुरु ही उपस्थित थे। बाकी उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। राजा बोले, राज्य पर भारी संकट आन पड़ा है राजगुरु, कोई रास्ता बताइए। इस घड़ी में क्या करना चाहिए? राजगुरु काफ़ी गहरी सोच में पड़े हुए थे। कुछ देर तक अच्छे से सोचने के बाद उन्होंने कहा, जिस जगह इंसानों की शक्ति खत्म होती है, उस जगह से पराशक्ति की शुरुआत होती है। ये बात सुनकर राजा और महामंत्री दोनों अचंभित थे। दोनों में से किसी को राजगुरु की बात समझ नहीं आई थी। राजा ने तुरंत कहा, क्या मतलब है आपका राजगुरु? राजगुरु ने तुरंत कहा, पराशक्ति इस पूरे विश्व में विद्यमान है। ये ऐसी शक्ति होती है जो मौजूद तो होती है, पर इसका प्रयोग बहुत ही कम लोगों को पता है और ये काफ़ी शक्तिशाली भी होती है। साथ ही इसे सिद्ध कर पाना आसान होता है। मैं बात कर रहा हूँ तामसिक साधना की। दोनों काफ़ी गौर और एकटक से उनकी बातें सुन रहे थे। तामसिक में काफ़ी आसानी से बड़े शक्ति को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, राजगुरु ने कहा। राजा और महामंत्री दोनों हैरान थे। तभी राजगुरु ने कहा, राजन, तुम्हें इस राज्य के हित के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें मैं किसी योग तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगा, वो तुम्हें पूरी तरह से जानकारी देगा। इतने में रात के वक्त राजा राजगुरु के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए।
कुछ देर चलने के बाद दोनों सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां पर सिर्फ खेत ही खेत थे। उन्हीं खेतों के बीच में एक तांत्रिक गुप्त अंधेरे में बैठकर कोई साधना कर रहा था। दोनों के कदमों की आहट को सुनकर ही बिना आंखें खोले बोले, आओ राजन। और राजगुरु, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं, मुझे पता था आप आओगे। राजगुरु ने तांत्रिक के पास जाकर उसे सारी बात बताई और राजा को उनके पास छोड़कर वहाँ से महल की तरफ चल दिए। राजा दुष्यंत तांत्रिक के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा राज्य खतरे में है और तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? अब तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही महाशक्ति कर सकती है। राजा बोले, वो कौन सी शक्ति है बाबा? डाकिनी शक्ति ही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, तांत्रिक ने कहा। यह सुनकर राजा थोड़े हैरान से हो गए। राजा ने कहा, आखिर ये डाकिनी क्या होती है और ये मेरी मदद कैसे कर सकती है? तांत्रिक ने कहना शुरू किया, डाकिनी माँ काली के उग्र रूप को कहा गया है। तंत्र के अंदर ही काली को डाकिनी नाम से संबोधित किया गया है और कहीं पर माँ काली की सेविका के नाम से भी संबोधित किया गया है। डाकिनी बहुत ही शक्तिशाली होती है, ऐसा कोई भी काम नहीं जो डाकिनी ना कर सकती हो। राजा एकटक तांत्रिक की बातें सुने जा रहे थे। तभी राजा ने कहा, आखिर डाकिनी साधना कैसे की जाती है बाबा, और किस दिन को करना उचित है? तांत्रिक ने जवाब दिया, डाकिनी साधना को किसी खास दिन पर करना चाहिए, जैसे अमावस्या की तिथि या फिर किसी ग्रहण वाले दिन या किसी खास अवसर पर। उसमें चाहिए कि साधक योग्य गुरु के साथ शमशान घाट में या किसी जंगल में या किसी सुनसान नदी के किनारे जाकर डाकिनी साधना करे। साथ ही साधक को काले कपड़े पहनने पड़ते हैं और साथ ही काले आसन का प्रयोग करना उचित माना गया है। राजा ने पूछा, डाकिनी की पूजा विधि भी बताइए और उनको भोग क्या देना होता है? तांत्रिक ने आगे कहा, डाकिनी साधना काफ़ी ही उग्र साधना होती है। उसे केवल किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, वरना इस साधना में कोई भी चूक हो जाती है तो डाकिनी ही साधक की मौत का कारण बन जाती है। तांत्रिक ने कहा, साधना सामग्री विधि से पहले साधक को अपने आसन को चारों तरफ से कीलन कर लेना चाहिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति प्रभावित ना हो सके। उसके बाद साधना में उपयोग होने वाले सामग्री, जैसे सबसे पहले सामने लाल आसन पर माँ काली का उग्र रूप स्मरण करके गुप्त यंत्र को स्थापित करना है। फिर दिया को तेल में नहीं बल्कि किसी जानवर की चर्बी में जलाकर स्थापित करना है, जैसे बकरे या भैंसे के। उसके बाद लाल सिंदूर को दिए के आसपास घेरा करना है। फिर उसके बाद वहाँ पुष्प भी अर्पित करें। मरे हुए इंसानी हड्डी को धूप के साथ जलानी है। साथ ही भोग में अर्पित करने के लिए शराब, मांस और 1 लोटा जल भी रखना है। राजा ने तुरंत कहा, इसमें मंत्र कब कब जप करना है और कितना जप करना है? तांत्रिक ने जवाब दिया, उत्तम प्रश्न। इसमें हर मंत्र का अलग जप करना होता है। जैसे कवच बनाने का मंत्र, आसन पर बैठने का मंत्र अलग होता है और डाकिनी के पंचोपचार का मंत्र अलग होता है। फिर उसके बाद डाकिनी आवाहन महामंत्र, वो भी अलग होता है। ऐसे कई सारे मंत्र का प्रयोग होता है। इस कारण से भी इसमें गुरु की आवश्यकता होती है, वरना थोड़ी सी भूल इंसान का उसी समय सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद डाकिनी महामंत्र जपने में जो माला लगेगी वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। तांत्रिक ने पूरी बात राजा को अच्छे से समझा दी। बस इंतज़ार था तो केवल किसी शुभ मुहूर्त का, जब डाकिनी साधना प्रारंभ कर सके। खुशकिस्मती से कल ही वो शुभ दिन था, क्योंकि कल अमावस्या की रात थी। इसीलिए तांत्रिक ने जल्दी से तैयारी करने की शुरुआत की और राजा से कहा कि तुम ये सारी तैयारियां शुरू करो। सबसे ज़रूरी ये बात थी कि राजा को सारी तैयारी खुद ही करनी थी, तब जाकर राजा को डाकिनी शक्ति मिल पाएगी। राजा वहाँ से वापस महल की तरफ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने टोकते हुए कहा, कल साथ में मुर्दे भी लेकर आना। राजा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से चला गया। उसके अगले दिन रात के वक्त राजा अंधेरे में महल से बाहर निकल पड़े। आज अकेले ही थे। साथ ही उन्होंने काले रंग का वस्त्र धारण कर रखा था। साथ ही उसके साथ में वो सभी सामग्री रखी हुई थी जो तांत्रिक ने मंगाई हुई थी,
जैसे शराब, मांस, पुष्प आदि आदि। उन सभी चीज़ों को पोटली में बांध रखा था। अब जल्दी जल्दी तांत्रिक की तरफ जाने लगे। कुछ पलों में मुहूर्त का वक्त भी शुरू होने वाला था। कुछ ही देर बाद राजा तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक राजा को देखकर अपना झोला लेकर उठ खड़े हुए। आखिर ये साधना तो गुरु को ही करवानी थी, क्योंकि राजा ने आज से पहले कोई साधना नहीं की थी। उसके बाद दोनों अच्छे से स्थान के लिए शमशान घाट में जाना उचित समझे, क्योंकि शमशान घाट में तामसिक साधना को करने से ज़्यादा जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। शमशान घाट में जाकर देखा तो चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। बस आसपास की चीज़ें ही हल्की हल्की दिख रही थी। वो शमशान घाट थोड़े से खुले इलाके में था और पास में ही कुछ शमशान की राख भी पड़ी हुई थी। तांत्रिक ने कहा, आओ राजन, माँ शमशान देवी का नाम लेकर आगे का कार्य शुरू करते हैं। इसके बाद राजा और तांत्रिक दोनों शमशान में नदी के पास बैठे, जहाँ पर राख को नदी के पानी में प्रवाहित करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने आसन पर बैठ जाते हैं। तांत्रिक ने जल्दी से कीलन मंत्रों का जाप करते हुए रक्षा घेरा का निर्माण कर लिया। उसके बाद तांत्रिक ने राजा को डाकिनी महामंत्र दिया, जिसका जाप 108 माला करना है। राजा अपने जाप में लीन हो जाते हैं। तांत्रिक बारी बारी सभी सामग्री को ज़मीन पर रखे जा रहा था, जैसे शराब, मांस आदि रखने लगा। उसके बाद ज़मीन पर एक गोल घेरा बनाकर उसमें खोपड़ी रखी और तांत्रिक ने कुछ सरसों के दाने उस पर फेंके। फिर धीरे धीरे मंजर में बदलाव आने लगा। जो शांति वहाँ फैली थी, अचानक वहाँ पर एक अजीब सी हवा बहना शुरू हो गई। साथ ही नदी में, पानी में भी आवाज़ें आने लगी, लेकिन दोनों ने नज़रअंदाज करना सही समझा। कुछ देर के बाद अचानक से काला धुआं फैलना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ ही पल में वहाँ पूरी तरह से काला अंधेरा हो गया। इससे पास की चीज़ भी देख पाना मुश्किल हो गया था। राजा को बेचैनी होने लगी। तभी तांत्रिक राजा को धीरज बंधाते हुए बोला, घबराना मत, बस अपने मंत्र जाप में लगे रहो। तांत्रिक की बात मान राजा ने वैसा ही किया। तभी एक तरफ से धीरे धीरे राजा के सामने से काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। राजा ने जब देखा तो सामने नदी में से हल्के और छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे। फिर अचानक से पानी के अंदर से किसी का सर बाहर निकलने लगा। राजा केवल हैरानी से देखे जा रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते नदी में से श्याम वर्ण की एक औरत आकर खड़ी हो गई। वो दिखने में काफ़ी भयानक सी लग रही थी। राजा ने जब तांत्रिक की तरफ देखा तो उसे काले धुआं ही दिखाई दिया। उसे केवल नदी की तरफ वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। अब उस औरत ने धीरे धीरे उग्र रूप लेना शुरू कर दिया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। साथ ही आंखों को देखा तो राजा एकदम डर गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल रंग की हो चुकी थी। राजा ने डरते हुए तांत्रिक को आवाज़ दी, बाबा, आंखों के सामने अजीब सी औरत दिखाई दे रही है। तांत्रिक ने जवाब दिया, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मंत्र पूर्ण करो, उसके बाद भोग को आगे कर देना। तांत्रिक के कहे अनुसार राजा ने जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट के साथ मंत्रों का जाप करने लगा। अब वो भयानक सी दिखने वाली औरत नदी से बाहर निकल आई। कुछ देर तक राजा की नज़र उसी भयानक औरत पर टिकी हुई थी। तभी अचानक राजा ने फिर देखा कि नदी के पानी में हलचल हुई। वापस उस नदी से बुलबुले निकलने लगे। राजा ये देखकर थोड़ा दंग हो गया। सामने खड़ी औरत को देखकर लगने लगा था कि ये ही डाकिनी होगी, लेकिन जब उसमें से एक और भयानक औरत निकलकर बाहर आई तो राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अब उसका मंत्र जाप भी पूरा होने वाला था। तभी तांत्रिक की आवाज़ सुनाई दी, राजन, क्या तुम्हें डाकिनी दिखाई दे रही है? अब उसका साक्षात्कार हुआ या नहीं? तांत्रिक को अभी तक काले धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने तुरंत हड़बड़ाकर कहा, हाँ, साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 डाकिनी हैं। तांत्रिक शौक होते हुए बोला, क्या? तुम्हें 2 डाकिनी सिद्ध नहीं करना है, एक को करो, वरना सही नहीं होगा। तांत्रिक देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। अब राजा का मंत्र भी पूरा हो चुका था। दोनों डाकिनी ने कहा, तुम हम दोनों को सिद्ध कर लो, तुम्हारा सारा काम पूर्ण कर देंगे हम। राजा विचार करने लगा, क्योंकि तांत्रिक ने केवल एक को ही सिद्ध करने को कहा। राजा को इतना सोचता देख डाकिनी बोली, जल्दी जवाब दो राजन, सोचो तुम्हारे पास अपार शक्ति होगी,
इतना बल होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, और हमें पता है इस वक्त तुम्हारे पर कौन सा संकट है। जल्दी फैसला करो। डाकिनी राजा के अंदर लालच भरे जा रही थी। राजा भी उनकी बातों में आने लगा था। आखिर उसने दोनों डाकिनी को अपनाने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने जल्दी से राजा से वचन ले लिया। उसके बाद दोनों डाकिनी ज़ोर से चिल्लाने लगी, राजन भोग दो, मांस खिलाओ हमें, मुर्दे का मांस खिलाओ राजन। राजा ने सबसे पहले अपने पास में रखे मांस को डाकिनी के सामने रख दिया, जिसे दोनों ने चाव से खाया। उसके बाद शराब को भी सामने रख दिया, लेकिन इससे भी दोनों की भूख शांत नहीं हुई थी। वो राजा से और ज़्यादा मांस की मांग कर रही थी। राजा ने कहा, मैंने शमशान घाट में पहले से मुर्दों के मांस का प्रबंध कर रखा है। तभी तांत्रिक के सामने से काला धुआं छटने लगा। उसे सब दिखाई देने लगा। उसने देखा कि राजा ने दोनों डाकिनी को सिद्ध कर लिया है। उसके मना करने के बावजूद भी तांत्रिक गुस्से से राजा से कहने लगा, दोनों डाकिनी को सिद्ध करके सही नहीं किया, अब कुछ ही दिनों में इसका पता चल जाएगा। इसके बाद तांत्रिक गुस्से से वहाँ से चला गया। आखिर राजा ने दोनों डाकिनी को सिद्ध करके सही किया या नहीं? क्या उसे एक ही डाकिनी प्राप्त करनी थी? क्या राजा युद्ध में डाकिनी की सहायता से दुश्मनों को हरा पाएगा? आखिर क्या होने वाला है राजा के साथ? इस बात का पता अगले एपिसोड में चलेगा। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी? यहाँ तक कहानी पसंद आई हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। जय माँ काली।